भाषा विज्ञान अन्य शास्त्रों से संबंध पर चर्चा करते हुए हम अनेक विषयों के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे भाषा विज्ञान का उनके साथ संबंध है। आगे हम ज्ञान की कुछ अन्य शाखाओं के साथ भी भाषा विज्ञान के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान के आपसी संबंधों को। समाज विज्ञान में समाज का अध्ययन होता है, अर्थात सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के आचार, विचार, व्यवहार आदि का विश्लेषण किया जाता है। व्यक्ति और समाज का संबंध, व्यक्ति पर समाज का प्रभाव, समाज निर्माण में व्यक्ति का प्रभाव आदि सभी विषयों की चर्चा समाज विज्ञान में की जाती है। तो समाज विज्ञान में मूलतः जो मनुष्य है, जो कि मूलतः सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी के रूप में उससे संबंधित जितने भी विषय होते हैं उन सभी की चर्चा समाज विज्ञान में की जाती है। भाषा भी सामाजिक संपत्ति है और मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है। सामाजिक परिवर्तन के साथ ही मानव की भाषा में भी परिवर्तन होता है। भाषा में रीति रिवाज, शिष्टाचार, आचार विचार और व्यवहार के सैकड़ों शब्द होते हैं, जिनकी व्याख्या समाज विज्ञान के ज्ञान से ही सरलता से हो सकती है। समाज विज्ञान की सहायता से ही यह पता चलता है कि कैसे विकास या ह्रास के कारण शब्दों के रूप और अर्थ में परिवर्तन होता है। विकास के कारण भी होता है और ह्रास के कारण भी होता है। शब्दों का स्वरूप भी बदलता है और अर्थ भी बदलता है, यानी ध्वनियाँ भी बदलती हैं और ध्वनियाँ बदलकर शब्द का रूप बदल जाता है और शब्द के अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम कुछ शब्दों के उदाहरण लेते हैं। उपाध्याय शब्द है, वो ध्वनि परिवर्तन के साथ में ओझा या झा बना। हम आगे ध्वनि परिवर्तन में इस प्रकार के परिवर्तन कैसे आए हैं उनके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। चतुर्वेदी चौबे बन गया, द्विवेदी तिवारी बन गया, त्रिवेदी तिवारी बन गया, द्विवेदी दुबे बन गया। और ये शब्द जो योग्यता सूचक थे, पदवी थी ये। उपाध्याय भी किस समय पर योग्यता सूचक शब्द था, पदवी होती थी। त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला जो तिवारी बन गया, द्विवेदी 2 वेदों का ज्ञाता। तो ये शब्द जो योग्यता सूचक थे उनका अर्थ भी बदला और वे जाति सूचक बन गए, जाति की सूचना देने वाले बन गए। तो भाषा भी समाज व्यवस्था को प्रभावित करती है। सामान्य शिष्टाचार से लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन तक भाषा के द्वारा संपन्न होते हैं। अभी हमने देखा कुछ उदाहरणों के द्वारा कि किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन भाषा को प्रभावित करते हैं और भाषा में परिवर्तन होता है। कई बार हम देखते हैं समाज में ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं कि भाषा के प्रभाव से समाज में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरणों से उसे समझेंगे कि किस तरह से भाषा समाज व्यवस्था को प्रभावित करती है और सामान्य शिष्टाचार से लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन तक भाषा के द्वारा संपन्न हो जाते हैं। हिटलर के वाक् चातुर्य ने जर्मनी की जनता को युद्धोन्माद में झोंक दिया। जर्मनी की जनता में युद्धोन्माद भर दिया। वो किससे संभव हुआ था? हिटलर के वाक् चातुर्य से ही संभव हुआ था। हिटलर ने अपनी भाषा के द्वारा उनको इस तरह से प्रभाव में ले लिया कि पूरी की पूरी जनता युद्धोन्माद से भर गई, जिसके चलते द्वितीय महायुद्ध हुआ। जिन्ना और अन्य मुस्लिम लीग के नेताओं ने धर्मांधता उभारने वाले नारों और भाषणों के चलते भारत का विभाजन हो गया। बहुत बड़ी घटना हमारी आज़ादी के साथ ही घटित हुई थी। भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए थे। यह भी भाषा का ही प्रभाव था। बहुत बड़ा असर पड़ता है शब्दों का। तो जो बड़े बड़े इनके मुस्लिम लीग के नेता थे, उनकी भाषा, उनके नारों, उनके भाषणों के प्रभाव से धर्मांधता बढ़ती चली गई और भारत का विभाजन हुआ। और इतना ही नहीं, बर्बादी हुई सो अलग। भाषा द्वारा समाज की गतिविधि को भी नियंत्रित किया जा सकता है। समाज विज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों ही मानव जाति से संबंधित हैं और दोनों ही समाज सापेक्ष हैं।
समाज विज्ञान से भाषा के अध्ययन और भाषा से समाज के अध्ययन में हमें पर्याप्त सहायता मिलती है। समाज विज्ञान से संबंध के कारण ही समाज भाषा विज्ञान का विकास हुआ। तो भाषा विज्ञान में समाज भाषा विज्ञान भी एक विषय है जिसका विकास समाज विज्ञान से भाषा विज्ञान के संबंधों के कारण ही हुआ है। भाषा विज्ञान और तर्कशास्त्र, अगले विषय पर हम आते हैं। भाषा विज्ञान और तर्कशास्त्र के पारस्परिक संबंध है। भाषा विज्ञान भाषा की संरचना एवं गठन का अध्ययन करता है तथा भाषा के दर्शन के रहस्य को समझने में उसे तर्कशास्त्र से सहयोग मिलता है। तो तर्कशास्त्र भी भाषा विज्ञान का सहयोगी है और भाषा के दर्शन के रहस्य को समझने में तर्कशास्त्र उसकी मदद करता है। तर्कशास्त्र का प्रधान विषय कारण कार्य भाव भाषा विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है, क्योंकि तर्कशास्त्र तो कारण कार्य के आधार पर परखता है हर बात को। तो कारण कार्य भाव जो है वो भाषा विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने में भी सहायक होता है। भाषा में परिवर्तन कैसे हुआ, किस कारण हुआ, तर्कशास्त्र से सहयोग मिलता है। अर्थों में परिवर्तन, वाक्य विन्यास में परिवर्तन आदि के कारणों को जानने में तर्कशास्त्र भी सहायक होता है। यास्क मुनि ने अपने अर्थ विज्ञान विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ, जो उन्होंने अर्थ विज्ञान पर लिखा है, निरुक्त नामक ग्रंथ, उसमें तर्कशास्त्र से ही सहायता ली है। तर्कशास्त्र भी भाषा विज्ञान का कम ऋणी नहीं है। जैसे तर्कशास्त्र से भाषा विज्ञान को मदद मिलती है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान भी तर्कशास्त्र के लिए सहयोगी सिद्ध होता है। तर्क का आधार भाषा ही होती है, अतः तर्कशास्त्र को शब्द, वाक्य और अर्थ पर बराबर ध्यान रखना होता है और इस संबंध में भाषा विज्ञान उसकी पूर्ण सहायता करता है। बड़ी सतर्कता के साथ प्रतिक्षण अपने सामने आने वाले शब्दों, वाक्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि तर्कशास्त्र को भी रखनी होती है। अगला विषय हम लेते हैं भाषा विज्ञान और पुरातत्व। तो ज्ञान की अनुशाखाओं से भाषा विज्ञान के संबंधों पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाषा विज्ञान और पुरातत्व के पारस्परिक संबंधों को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पुरातत्व विभाग विविध प्रकार के प्राचीन खंडहरों, मूर्तियों, मंदिरों, शिलालेखों आदि का संग्रह एवं अध्ययन करता है, जिससे प्राचीन तथ्यों का पता चलता है। पुरातत्व की सहायता से भाषा विज्ञान को भाषा के प्राचीन रूप को समझने में सहायता मिलती है। शिलालेख, प्राचीन अभिलेख, सिक्के, भित्तिलेख आदि प्राचीन खोजों के आधार पर प्राचीन भाषा, लिपि आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से प्राचीन भाषा और लिपियों के अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान पुरातत्व से पर्याप्त सहयोग प्राप्त कर पाता है। ब्राह्मी, खरोष्टी आदि प्राचीन लिपियों के उद्भव और विकास का इतिहास पुरातत्व के सहयोग से ही ज्ञात हो सका है। महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने नागरी अंक और अक्षर एवं प्राचीन लिपिमाला ग्रंथों में भाषा और लिपि पर जो अध्ययन किया है वो भी पुरातात्विक ज्ञान का ही प्रतिफल है। किसी भी भाषा के प्राचीन रूप को समझने में पुरातत्व से बहुत सहयोग मिलता है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर एस.आर. राय ने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का दावा करते हुए बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, अफगानिस्तान अश्वस्थान से लेकर दिल्ली तक और कश्मीर से लेकर ताप्ती घाटी तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान का ही एक नाम अश्वस्थान भी रहा है। तो वहाँ से लेकर दिल्ली तक और कश्मीर से लेकर ताप्ती घाटी तक फैली हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान रूस के कुछ भागों तक भी यह सभ्यता फैली हुई थी। ऐसा सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का दावा करते हुए जो
ऐसा राय है पुरातत्ववेत्ता, उन्होंने बताया। तो लिपि का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही आता है और उसके अध्ययन के द्वारा ही उन्होंने ये सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। इस प्रकार पुरातत्व विज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों से एक दूसरे को पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और हमने प्रमुख विषयों की सबकी लगभग चर्चा कर ली है, लेकिन और भी कुछ विषय हैं, वे भी भाषा विज्ञान से कहीं ना कहीं संबंधित हैं और परस्पर एक दूसरे से इनका संबंध है, जैसे सांख्यिकी, गणित, यांत्रिकी, भाषा शिक्षण आदि अन्य ज्ञान विज्ञान भी है जिनसे भाषा विज्ञान का संबंध निश्चित रूप से है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान का संबंध उन सभी विषयों से है जिनसे मानव का संबंध है। सभी विषयों का केंद्र मानव ही है। हमने जिन विषयों के बारे में चर्चा की है सबका केंद्र मानव है और भाषा का केंद्र भी मानव ही है, भाषा भी मानव की होती है। तो वे सभी विषय जिनसे मानव संबंधित है, सबका केंद्र मानव है और उन सब का आपस में संबंध होना स्वाभाविक है। उन सब से भाषा का और भाषा विज्ञान का संबंध है। सभी विधाएं मानव ज्ञान की शाखाएं हैं। सभी विषयों के प्रतिपादन या प्रेषणीयता का माध्यम भाषा ही होती है। सारे विषय किस माध्यम से कहे जाते हैं, किस माध्यम से ज्ञान प्रकट होता है, किस माध्यम से संप्रेषित होता है, वो माध्यम क्या है? भाषा है। सबका माध्यम भाषा है। अतः भाषाविद को सबसे जुड़ना होता है और यह जुड़ाव ही सबके बीच संबंध स्थापित करता है। और अनेक ज्ञान विज्ञान जो हैं, उनके जो जानकार हैं, उनको भी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को पाठकों तक संप्रेषित कर सकते हैं।